हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य विज्ञान, और इसका भी कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो दोस्तों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3। हमने कहा था काफ़ी बड़ा है, ये पार्ट्स में आएगा, तो अभी इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और चैप्टर का नाम है हमारा वर्गीकी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगे, एंड शेयर करिएगा जितना हो सके उतना। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, ये है इंडेक्स, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। एक बार पूरा का पूरे इंडेक्स देख लेते हैं हम लोग कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कुछ भी अच्छा लगे अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिछली वीडियो में दोस्तों हम पादप जगत कर चुके थे, अभी हम करेंगे जंतु जगत। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ, तो जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर देती हूँ दोस्तों। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती हैं सही से, तो जब मुझे सही से नहीं पता होती हैं तो शायद मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखते हैं। यहाँ लिखा है जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। मतलब कशेरुकी जीव भी हैं यहाँ पे, अकशेरुकी भी हैं जीव। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक जनसंख्या, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई क्या। देखिए, एक तो कशेरुकी भी है इसमें, अकशेरुकी भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किसकी है, कीटों की। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो इसने कहा कीट जो है वो आपका ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गई, आपको पता होना चाहिए कि कीट किसके अंतर्गत आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसने कहा कुल ज्ञात जातियों में से सर्वाधिक जातियां, यानी कि देखिए कुल ज्ञात जातियां कितनी लिखी इसने, 15 लाख या उससे भी अधिक। ठीक है, उसमें जो सर्वाधिक जातियां यानी कि 10 लाख किसकी है, सिर्फ और सिर्फ कीटों की है। मतलब यही इसने कहा कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, कीटों की है। चलो आगे बढ़ते। तो इसने लिखा पादप जातियों की संख्या कितनी है, 4 लाख है। ठीक है, अब इसने लिखा प्रायः सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में मोनेरा प्रोटेस्टा ये सब पढ़ा था, तो गाइस वो क्या थे, आपके एक कोशिकीय थे। तो हमने कहा था भैया अब इसमें कह रहा है कि जो एक कोशिकीय जीव थे ना, उसमें क्या होता है, अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, और जो चलिए अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है, एक होता है लैंगिक विधि, एक होता है अलैंगिक विधि। जैसे लैंगिक विधि में क्या होता है, आपको नर और मादा दोनों चाहिए होते हैं जनन के लिए, लेकिन अलैंगिक विधि में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसमें लिखा है अमीबा क्या है, एक। अब इसने ये बोला कि एक कोशिकीय जीव में कैसे जनन होता है, अलैंगिक विधि द्वारा होता है। वहीं इसने एग्जाम्पल लिया है अमीबा का। तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय है। ठीक है, दोनों एक कोशिकीय की बात हो रही। तो ये क्या है, आपका प्रोटोजोआ जंतु है। क्या है, प्रोटोजोआ जंतु है अमीबा। ठीक है, लेकिन इसमें अब जनन कैसे हो रहा है, द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, पहले या इससे पहली वाली लाइन में इसने कहा था अलैंगिक विधि, यहाँ ये कह रहा है एक कोशिकीय ही है अमीबा, लेकिन द्विखंडन विधि द्वारा यहाँ पे जनन हो रहा है। मतलब आपने देखा होगा अमीबा टूट के 2 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला जो डायग्राम है इसको हम बाद में देख लेंगे, जब हम सारा पढ़ लेंगे, जब हम जंतु भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है, देखिए अब इसमें आप कहेंगे ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो वर्ग है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे इसने क्या बोला कि केकड़ा, जो केकड़ा है वो आपका मेलेकोस्ट्रेका वर्ग, जबकि किस में आता है, केकड़ा किस में आता है, मेलेकोस्ट्रेका वर्ग में आता है। जबकि बरूथी, बिच्छू, मकड़ी ये आपका आते हैं एरिकनिडा वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ग है ऑर्थोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु हैं ये। ठीक है, आज में लिखा है जो टिक है और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। कौन कौन की बात हो रही है, टिक माइट मकड़ी वंशी होती हैं, जो कि एरेनीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे, अब देखिए अब आप कहेंगे ये याद कैसे होगा, तो भैया अब ये मुझे नहीं पता कि आप लोग याद कैसे कर लेंगे, ये आप लोग रट लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसे तो मैं रटा नहीं सकती। ठीक है, ये आप लोग के ऊपर है। अब इसने कहा है इनके जो हम बात कर रहे हैं किसकी, टिक और माइक, ये आपके एरेनीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। इसके उपांग संधियुक्त, और जो शरीर है वो क्या होता है, बाइलेटरल होता है, या हम कह सकते हैं द्विपार्श्वीय होता है, त्रिस्तरीय होता है। मतलब इसने टिक माइट की बात करी है, इसने कहा इसके जो उपांग है संधि युक्त होते हैं। जैसे मतलब कि जैसे आपने देखोगा कि ऐसे करके एक संधि, अगर पैरी बना रहे तो ऐसे ऐसे अलग अलग यहाँ पे संधि होती है बीच में। तब जैसे आपने छोटे छोटे, जैसे आपने किसको देखा होगा,
क्या थे बताऊँ दोस्तों मैं आपको, जैसे आपने टिड्डा देखा होगा, तो टिड्डे के पैर देखिएगा यहाँ फिर एक संधि होती है, फिर ऐसे करके अलग से निकलते हैं, ठीक है, ऐसे करके होते हैं, तो वही है, संधियुक्त होते हैं, द्विपार्श्वीय होते हैं और त्रिस्तरीय, 3 स्तरों में होता है, ठीक है। अब लिखा है कीट वर्ग, ठीक, कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में क्या होते हैं, 6 पैर पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब 3 जोड़ी पाए जाते हैं। किस तरह से, ये अगर कीट है तो 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से पाए जाएंगे, कीट वर्ग की बात हो रही है। अब इसने कहा जुगनू, या फिर हम इसी को बोलते हैं खगोत, कीटों का एक परिवार है। जुगनू आप जानते होंगे, इसमें ये क्या होता है, चमकता है, तो इसमें जो चमक है वो ल्यूसिफ्रेज नामक एंजाइम होता है जिसके कारण होती है, ठीक है। जुगनू जो चमकता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ल्यूसिफ्रेज, तो उसकी वजह से वो चमकता है। अब यहाँ बात करेंगे मादा मच्छर की, तो मादा मच्छर के मुख उपांग पक्षियों और जो स्तनीय होते हैं उनकी त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब इसने कहा भैया मादा मच्छर क्या करती है, ये जो पक्षी स्तनधारी होते हैं, मतलब स्तनीय होते हैं, उनके रक्त चूसती है। वहीं अगर हम नर मच्छर की बात करें तो वो क्या करता है, वो भी रस चूसता है, लेकिन किसका, फल फूल का। ओके, और ये मादा मच्छर क्या है, रक्त चूसती है, और नर मच्छर क्या करता है, फल फूल के रसों को चूसता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो कीट होते हैं, कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र और उत्सर्जन के लिए क्या होता है, मैलपीघी नलिका पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेशम के कीट की बात करें तो रेशम के कीट से रेशे की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। तो रेशम का जो कीट है वो शहतूत के पत्तों पर पनपता है, इतनी सी बात लिखी है यहाँ पे बस। अब नेक्स्ट बात करेंगे लाख, तो लाख कैरिया लेक्सा एवं लेसिफर लेक्सा नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। तो ये दोनों कीट के नाम आप याद रखिएगा। लाख कहाँ से मिलता है आपका, कैरिया लेक्सा और कैरिया लेक्का और फिर है लेसिफर लेक्का, ये कीट होते हैं, इनसे प्राप्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा जो मधुमक्खी है वो क्या है, एक आपकी सामाजिक कीट है, ठीक है। तो ये क्या, जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है, ठीक है, इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब इसे कहा मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टेडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए मोलस्का संघ में कौन से आते हैं, जिनके ऊपर क्या होते हैं, खोल लगी होती है ना, कवर होता है ठोस, ठीक है। तो किसके द्वारा मोती मिलता है आपको, पिंक टेडा, यह हम इसे कहते हैं पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, मोती। ये कौन से संघ में आता है, मोलस्का संघ, ठीक है। चलो अब है इकाइनोडर्म, समुद्र में पाए जाने वाले पंचते अरीय समिति वाले ड्यूट्रोस्टोमी यूसीलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं, ठीक है। अब ये आप याद कर लीजिएगा ये पूरा नाम, ठीक है गाइस। तो इसके शिशु प्रावस्था में शरीर की समिति द्विपार्श्वीय होती है। इकाइनोडर्म्स प्रायः अंडज होते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव प्रजक होते हैं। तो गाइस देखिए मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि मेरी बायोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी, लेकिन हाँ देखिए ये वाला जो है ना वर्गीकी थोड़ा अजीब सा चैप्टर है, तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता, जैसे ये वाला अब मैं इसे बिल्कुल एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सकती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो एक्सप्लेन मैं कर सकती हूँ वो कर दूँगी, इतना आप कोशिश करिएगा कहीं और से या फिर गूगल करिएगा, ठीक है। इतना मुझे भी समझ में सही से नहीं आया। फिर इसमें लिखा है ऑक्टोपस क्या, सिफेलोपोडा वर्ग। देखिए अभी वर्ग तो आपको रटने पड़ेंगे। तो सिफेलोपोडा वर्ग का क्या होता है, एक मृदु कवची, मतलब अंदर से क्या होता है वो क्या बोलते हैं, कोमल सा होता है, कोमल, तो इसके ऊपर एक कवच होता है, तो मृदु कवची जंतु होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑक्टोपस है उसको हम क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं, ठीक है। इसके सिर पर क्या है, 8 भुजाएं होती हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे करके कुछ ऑक्टोपस होता है, ऐसे करके कैसे होता है, एक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आँख हो गई, ठीक है, ऐसा करके कुछ होता है। तो 8 भुजाएं पाई जाती हैं। विशाल स्क्विड्स तथा कोलोसल स्क्विड्स सबसे बड़े अकशेरुकी हैं। तो अब देखिए ये यहाँ तक ऑक्टोपस की कहानी थी। अब इसने कहा विशाल स्क्विड्स और यहाँ पे लिखा है कोलोसल स्क्विड्स, ठीक है। ये क्या है, एक बड़े अकशेरुकी हैं
कोलोसल स्क्विड्स की लंबाई जो है अपेक्षाकृत कम होती है, किंतु जो वजन है वो अधिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समतापी क्या होते हैं? देखिए समतापी मतलब गर्म रुधिर वाले, ठीक है, वे जंतु हैं जिनके शरीर का जो तापमान है वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है। यानी अगर टेम्परेचर आपका 50 डिग्री है तब भी उनके अंदर का तापमान वही रहेगा, 40 डिग्री पे भी वही रहेगा, 60 पे भी वही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होता है समतापी में, ठीक है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आ जाते हैं। अब वही हम बात करते हैं असमतापी की, तो ये क्या है? ठंडे रुधिर वाले होते हैं। समतापी क्या थे? गर्म रुधिर वाले, ये ठंडे रुधिर वाली होती है। इनके शरीर का जो ताप है वो वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता जाता है। यानी कि बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसके अंदर का ताप भी बढ़ जाएगा, अगर घटेगा टेम्परेचर बाहर का तो इसके अंदर का टेम्परेचर भी घट जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? असमतापी की बात कर रहे हैं, यानी कि ठंडे रुधिर वाले। तो इसके अंतर्गत आते हैं मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, ये सब आते हैं। अब यहाँ लिखा है रात्रिचर जंतु। तो ये क्या करते हैं? जो रात्रिचर होते हैं ना वो दिन में आराम करते हैं, किंतु रात में क्या होता है? एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो इन जंतुओं में प्रायः श्रवण और क्या है आपका घ्राणेन्द्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं। दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है, मतलब ये सुन के इधर उधर चले। देखिए रात में आपको इनकी जो देखने की पावर भी रात को अच्छी होती है, सुनने की पावर भी अच्छी होती है, सूंघने की भी, हर चीज़ इनकी बेटर होती है, रात में काम करते हैं, ठीक है। अब इसने कहा मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु जो है आपके क्या होते हैं? रात्रिचर होते हैं। मतलब मच्छर भी रात को मिलेंगे, चमगादड़ भी, उल्लू भी, कीवी भी, सब रात को चल रहे होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं। मतलब हम कुछ ऐसे जंतुओं की बात करेंगे जिसका नाम ना मछलियों जैसा होता है, लेकिन असल में वो मछलियाँ होती नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी जेलीफिश कोई मछली नहीं है, एक्चुअल में इसका जो दूसरा नाम है ये मतलब नहीं, ये मछली, ये क्या है आपका? निडेरिया है, निडेरिया। अब यहाँ पे है आपका स्टारफिश क्या है आपका? इकोइनोडर्म्स है। वहीं आपकी सिल्वर फिश की अगर हम बात करें तो ये कीट वर्ग में आता है। फिर वहीं कटल फिश की अगर बात करें तो ये मोलस्क है, ठीक है। वहीं हैक फिश की बात करें तो ये क्या है? साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है। डेविल फिश क्या है आपका? मोलस्क है। अभी हमने डेविल फिश किसको बोला था? ऑक्टोपस को बोला था, ठीक है, ये मोलस्क है। फिर आपकी क्रेफिश आती है, वो है आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? कुछ वास्तविक मछलियाँ हैं, कुछ देखिए आपको ना यहाँ पे क्या, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको हर एक का पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इसने कहा असल में मछलियाँ कौन कौन सी हैं, तो भैया फ्लाइंग फिश मछली है, कैट फिश मछली है, आपकी पाइप फिश। ये नाम से देखिए अजीब अजीब नाम है, लेकिन ये है फिश, ठीक है। जैसे फ्लाइंग फिश आप कहेंगे यार फ्लाइंग फिश कैसे हो सकती है, या कैट फिश कैट के नाम पे है इसलिए, या पाइप फिश पाइप के नाम पे है इसलिए, या पैडल फिश हो गई, गोल्ड फिश हो गई, ग्लो फिश हो गई, कैट फिश 2 बार हो गया। तो गाइस ये भी आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ये एक्चुअल में मछलियाँ ही हैं, यानी कि फिश ही हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा है डॉग फिश, स्कोलियोडॉन को कहते हैं, किसको बोलते हैं? स्कोलियोडॉन को बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये क्या है? उपास्थि है। फिर चलिए, तो हमने डॉग फिश का, ये स्कोलियोडॉन को बोलते हैं, ये उपास्थि है एक चीज़। और इसमें लिखा है समुद्री घोड़ा जो होता है वो हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। मतलब समुद्री घोड़े को ही हम क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, जो कि क्या है? वास्तविक अस्थिमीन है, ठीक है। ये वाला डॉग फिश उपास्थि, और जो हिप्पोकैम्पस है वो आपका अस्थिमीन है। अब मछलियों की बात करते हैं। मछलियों यानी कि मत्स्य बोलते हैं। तो इसमें जो श्वसन के लिए गलफड़े यानी कि गिल्स पाए जाते हैं, जो पूर्णतः जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब मछलियाँ जो है सांस कहाँ से लेती हैं, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? गलफड़ों से लेती हैं, यानी कि गिल्स से लेती हैं। और ये ऑक्सीजन क्या है? पानी में घुली हुई होती है। अब इसने कहा कि सर्दियों के मौसम में जो झील होता है और नदी होती है, उसकी जो ऊपरी परत होती है वो जम जाती है, लेकिन जो उसके नीचे की परत होती है वो तरल रूप में रहती है, मतलब पानी बनी रहती है, इसलिए, ठीक है, बनी रहती है। तो इसलिए जो मछलियाँ हैं ये अन्य जलीय प्राणी हैं, झील और नदियों में क्या है? जीवित रह पाते हैं। मतलब आप देखेंगे ना, ठंड में झील नदियाँ ऊपर से जमती हैं लेकिन अंदर से जमती नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एम्फीबिया यानी कि हम बोलते हैं उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए क्या होता है आपका उपयोगी, मतलब जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सरीसृप की, यानी कि रेप्टाइल्स की। तो इसके अंतर्गत लिखा है कछुए हैं, मगरमच्छ है, सर्प इत्यादि जंतु शामिल हैं, ठीक है। अधिकांशतः सर्प जो होता है आपका विषहीन होते हैं, मतलब जिसमें जहर यानी कि विष नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां जैसे करैत है,
कोबरा है, वाइपर है, ये विषैले होते हैं, मतलब इनमें विष होता है। ठीक है, तो आपको ये 3 नाम याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़ों की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत्र तालू से मुख ग्रासनी गुहा में उभरे हुए होते हैं। ठीक है, ये मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। मतलब ये जो दांत होते हैं उसके पीछे क्या होती है, विष ग्रंथियां होती है जिसमें से विष आता है। तो विष ग्रंथियां जो है कशेरुकी प्राणी की लाल, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उसकी उनकी जो है लाल ग्रंथियां होती हैं, उसी की जगह क्या होता है, सर्पों में विष ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अब इसने कहा चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक क्या है, रात्रिचर। देखिए, उड़ने वाले को हम कह देते हैं अरे यार ये तो पक्षी होगा, लेकिन चमगादड़ भी उड़ता है, लेकिन ये क्या है, स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता। अब कंगारू चूहे की बात करते हैं। ठीक है, कंगारू चूहा एक ही चीज़ है। ठीक है, नाम है इसका। तो ये बिना पानी पिए क्या है, लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें ये अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के कारण होती है। मतलब उत्सर्जन तंत्र की बात कर लें कि जो उनका मल मूत्र होता है या मल होता है वो ठोस होता है। ठीक है, कि पानी जो है उनकी बॉडी से बाहर ज़्यादा वेस्ट ना हो निकल कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लू व्हेल की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया गाइज ये। ठीक है, वैसे इसमें चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट। तो ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, स्तनपायी जलीय जीव है। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी लिखी है यहाँ पे 33 मीटर और ये इसका वजन भी लिखा है 180 मीट्रिक टन या उससे भी अधिक होता है। ठीक है, अब इसने नेक्स्ट लिखा है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दंत वाली क्या है, मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई लिखी है 50 से 55 फीट होती है। वजन इसका लिखा है 35 से 45 टन तक का होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे समुद्री शेर, सील, फोका, वॉलरस या डॉल्फिन भी क्या है, जलीय स्तनधारी होते हैं। अब यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, तो गाइस ये ब्लू व्हेल, समुद्री घोड़ा, समुद्री शेर, सील या फोका, फिर है वॉलरस और डॉल्फिन। ये सब क्यों मैंने इस पे गोले लगाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके स्तनधारी हैं। जिनमें डॉल्फिन जो है आपका सिटेसिया गढ़, जबकि अन्य 3, मतलब अगर हम इसमें बात करें ये जो अभी हमने पढ़ा, तो डॉल्फिन सिटेसिया गढ़ के और बाकी के जो ये 3 हैं वो आपका कार्निवोरा गढ़ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद डॉल्फिन अत्यंत बुद्धिमान जीव है। गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की है, मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है गंगा डॉल्फिन को। चलिए, तो समुद्री गाय की अगर बात करें, ये क्या है, एक शाकाहारी जलीय स्तनधारी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। तो समुद्री गाय शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है एकिडना या प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव है। देखिए, जो स्तनपायी होते हैं वो बच्चे देते हैं, ना कि अंडे। तो इसने ये लिखा कि ऐसे 2 स्तनपायी हैं जो बच्चे ना देके अंडे देते हैं, वो है आपका एकिडना और प्लेटिपस। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। फिर इसने लिखा है नील गाय, भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। नील गाय क्या है, मृग प्रजाति। ठीक है, तो कपी की बात कर लेते हैं। तो कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है। ठीक है, क्या, होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जाति है कपी। तो 2 इसकी शाखाएं हैं। एक हो गया आपका हीन कपी बोलते हैं इसको, ये छोटे आकार के होते हैं। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे छोटे आकार का कपी कौन है, तो ये हो गया आपका गिबन। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दूसरा एक हो गया हीन कपी, एक हो गया आपका महाकपी। चलिए महाकपी की बात कर लेते हैं। तो लिखा है महाकपी वे ये बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं, जैसे चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ओरंग उटान हो गया और मनुष्य भी एक कपी है। राइट, तो इसने कहा कि लंगूर जो है, लंगूर देखिए हमने कौन कौन से पढ़ा, चिंपैंजी पढ़ा, गोरिल्ला पढ़ा, लेकिन लंगूर जो होता है वो कपी वर्ग में ना आकर वानर वर्ग में आता है लंगूर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा वर्तमान मानव बुद्धि में सर्वोत्तम जंतु है। ठीक है, इसमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत अक्षरबद्ध वाणी, भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति करना, मतलब हाथ पैर हिला के आप जो अपनी भावना है उसको दूसरों को समझा सकते हैं वो, और
इसके जो कपाल गुहा का आयतन कितना होता है, 1350 से लेकर 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर तक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ लिखा है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? हमने कहा था कीटों की थी। किसकी थी? कीटों की थी।